प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी प्रोफाइलेक्सिस। प्राइमरी प्रोफाइलेक्सिस वो रहता है जब ट्रीटमेंट जो है कोई भी जॉइंट डैमेज होने से पहले दे करी जाए, और जो पहला ब्लीड जब आपके पास मरीज आया उसी टाइम पर उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट की चली जाए, और उम्र नॉर्मली 3 साल से कम हो। इसके विपरीत जो टर्शियरी प्रोफाइलेक्सिस रहता है वो तब होता है जब जॉइंट में कुछ डैमेजेस हो चुके हैं और उस टाइम पे मरीज को रेगुलर प्रोफाइलेक्सिस दी जाए। सो एटलीस्ट 85% अगर टाइम मरीज को अगर कंटिन्यूअस प्रोफाइलेक्सिस मिलता है तो उसका फायदा देखा जाता है। प्रोफाइलेक्सिस का डोज जो है हीमोफिलिया ए और बी में अलग अलग रहता है। हीमोफिलिया ए में हफ्ते में 3 बारी प्रोफाइलेक्सिस दिया जाता है, हीमोफिलिया बी में हफ्ते में 2 बारी प्रोफाइलेक्सिस दिया जाता है। अलग अलग मात्रा में प्रोफाइलेक्सिस दिया जा सकता है। अ, इसका जो डोज जो है काफी वेरिएबल रहता है, और कुछ भी डोज में अगर हम लोग प्रोफाइलेक्सिस देने में मरीज को कामयाब रहते हैं, अगर वो रेगुलर मिल रहा होता है तो जो स्पॉन्टेनियस ब्लीड के चांसेस हैं वो कम होने लगते हैं, चाहे वो लो डोज हो। इवन कुछ स्टडीज आई हैं इंडिया में जिसमें 10 यूनिट्स पर केजी हफ्ते में एक बारी भी दिया गया हो, उससे भी जो है ब्लीडिंग का जो मात्रा जो है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग की जो मात्रा है वो कम होने लगी है। एडवांटेज क्या है, जो लगभग 30-40 ब्लीडिंग जो हो रही थी मरीज में हर साल में, वो प्रोफिलैक्सिस के साथ घटकर 3-4 ब्लीड के ऊपर आ जाती है, और जॉइंट डैमेज जो है लगभग ना के बराबर हो जाता है, और कुछ हद तक जो है नॉर्मल जॉइंट या फिर मिनिमल डैमेज वाला जॉइंट हम लोग मेंटेन कर पाते हैं। कुछ जो फॉल्स जो बिलीव्स हैं जो प्रोफिलैक्सिस के बारे में, ये हम लोग बात कर लेते हैं। एक बिलीफ है कि प्रोफिलैक्सिस से इनहिबिटर की मात्रा बढ़ सकती है। स्टडीज ये प्रूव कर चुकी हैं कि इनहिबिटर का जो नंबर है वो लगभग बराबर रहता है, जिनको प्रोफिलैक्सिस मिला था पहले या फिर बाद में, कोई इसमें फर्क नहीं है। और इनवेरिएबली ये मिथ है कि प्रोफिलैक्सिस खर्चा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर हम लोग बेनिफिट्स देखें प्रोफिलैक्सिस के ओवरऑल ऑन डिमांड थेरेपी के बारे में, तो काफी लॉन्ग टर्म में ये काफी चीप हो जाता है, क्योंकि अगर आपको ऑन डिमांड में बार बार ब्लीडिंग रहता है तो अमूमन जो फैक्टर की जो कंजम्पशन है वो लगभग बराबर सी हो जाती है, कई बार ज्यादा रहती है। और कभी कभी जब मरीज को सर्जरी के आप या जरूरत पड़े तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में फैक्टर लग रहा होता है। तो इसलिए प्रोफिलैक्सिस से अगर ब्लीडिंग से बचा जा सकता है तो इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। इसमें नेक्स्ट जो चीज आती है कि प्रोफिलैक्सिस हम लोग हॉस्पिटल में ना बुलाकर मरीज को घर के लिए फैक्टर दें और वो खुद अपने आप ही इंजेक्शन लगा सके। इससे फायदा क्या क्या है, जिसको हम लोग होम थेरेपी कहते हैं, कि कोई भी ब्लीडिंग हो या ऑरा हो, मरीज तभी भी एक तो फैक्टर लगा सकता है। शुरुआत में अगर ब्लीडिंग हो तो उस टाइम पर अगर उसी टाइम पे फैक्टर दिया है तो डोज भी थोड़ा कम रहती है, और टाइमिंग भी जो है मरीज का बच रहा होता है। घर पर वो आराम से इंजेक्शन लगवा सकते हैं, तो छुट्टी वगैरह की घर से या स्कूल से उनको जरूरत नहीं पड़ती, और पेशेंट को भी काफी हद तक इंडिपेंडेंट रहती है। जो नेक्स्ट लेवल जो है इसमें, जो हमारी जो हाफ लाइफ वाले प्रोडक्ट है वो जो कॉमनली जो इंडिया में अवेलेबल है वो थे, बट चलो इससे बेटर भी हो सकता है। किस तरीके से? अभी जो स्टैंडर्ड हाफ लाइफ वाले प्रोडक्ट्स हैं उसको हफ्ते में 3 बार ही लगाना पड़ता है, ऑपरेट के लिए बार बार लाइन पे एक्सेस की जरूरत पड़ती है। 3 बारी मरीज को छुट्टी लेने का जरूरत पड़ता है काम से, या अस्पताल आने का जरूरत पड़ता है, और फैक्टर का जरूरत पड़ता है। इसके बावजूद भी हफ्ते में या साल भर में देखा जाए तो मरीज को 2-3 बारी या 5 बारी तक ब्लीड कई बारी देखने को मिल जाती है। तो इसमें एक सोल्यूशन, एक अच्छा सोल्यूशन जो अब अवेलेबल है वो है एक्सटेंडेड हाफ लाइफ प्रोडक्ट, या जो लंबे समय के लिए काम करें वैसे प्रोडक्ट, जिनका हाफ लाइफ जो है लगभग 1.5 गुना रहता है। तो वो जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स रहते हैं उनसे 1.5 से 2 गुना तक लंबे काम, और बाहर की कंट्रीज में इनका जो कंजम्पशन है, जो ईएचएल प्रोडक्ट है, वो धीरे धीरे अब बढ़ने लगा है। तो पहले जैसे अगर हम लोग ये स्वीडन का एग्जाम्पल देखें तो 2017 में वहाँ पे ईएचएल प्रोडक्ट बिल्कुल यूज नहीं होता, और लगभग 40% मरीजों में ईएचएल प्रोडक्ट अब काफी हद तक होने लगे हैं। बेनिफिट क्या है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर चढ़ाने का वो कम हो जाता है, तो मरीज को अस्पताल आने की या होम केयर की जरूरत कम पड़ती है। जो लाइन की जरूरत है वो एक्सेस की कम जरूरत पड़ती है। आराम से मरीज कंफर्टेबली लगवा सकते हैं, और कुछ हद तक जो फैक्टर की मात्रा है बॉडी में वो भी ज्यादा रहती है, और ब्लीडिंग का चांसेस जो है और कम हो जाते हैं। तो फाइनली जो ईएचएल जो है उनका कॉस्ट इम्प्लीकेशन भी देखा जाए तो वो भी ओवरऑल जो है कुछ हद तक जो नॉर्मल प्रोफिलैक्सिस है उसके कंपेरेबल या उससे सस्ते ही पड़ते हैं।
इंडिया में भी अब धीरे-धीरे प्रोफिलैक्सिस की तरफ या अवेलेबिलिटी जो फैक्टर्स की है काफ़ी बढ़ी है। तो इंडिया में भी अगर पिछले 5 सालों में देखा जाए तो अलग-अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्लाज़्मा डेराइव्ड फैक्टर्स थे वो कम होने लगे हैं, और जो रिकॉम्बिनेंट फैक्टर हैं अब इस टाइम पे मेजरली वही फैक्टर अवेलेबल है इंडिया में, और ईएचएल प्रोडक्ट जो है पिछले 1-2 साल से वो भी अब मिलने लगे हैं। इसके सिवा जो हीमोफीलिया के जो मरीज़ हैं, उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रहना रहता है कि उनको मसल में कोई इंजेक्शन नॉर्मली नहीं लगवाना रहता है। घर में जो भी अपॉइंटेड जो जगह रहें, शाफ्ट या फर्नीचर की जो चीज़ें उनसे उनको ज़रा उनसे बचना रहता है या उनको कम रहना रहता है। बैंडेज वगैरह घर पे रखना रहता है। पेन की जो पेन किलर जो एनसेड दवाई हैं, वो नहीं देनी रहती हैं, और हेवी स्पोर्ट जो है, जो चोट लगने वाले खेल जो हैं, उनको थोड़ा बहुत अवॉइड करना चाहिए। सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह अलाउड हैं, फैक्टर कॉन्संट्रेट आप घर पे रखें, बहुत अच्छा रहता है। जल्दी अगर कोई भी ट्रॉमा हो या हेडेक वगैरह हो या डेंजर साइन्स कुछ भी तरह के रहें, तो जल्दी से जल्दी हेल्थ केयर फैसिलिटी को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, और प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए भी कोशिश करना चाहिए। डॉक्टर मुकुल, अब हम क्वेश्चंस आप के थोड़ा-सा फिनिश बस, करेंगे फिर बस। क्वेश्चंस में। जी। जी, डॉक्टर गौरव। तो ये हीमोफीलिया पेशेंट्स का अभी का है, और जो फ्यूचर में कुछ हद तक ये थेरेपीज़ जो हैं अब जो अवेलेबल हैं, एक्सटेंडेड हाफ लाइफ प्रोडक्ट्स और अलग-अलग नॉन फैक्टर जो थेरेपीज़ हैं वो अवेलेबल होने वाली हैं कुछ समय में। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हीमोफीलिया के मरीज़ हैं वो एडल्टहुड में ठीक-ठाक हालत में रहते हैं। फैमिलीज़ हैं, उनकी सर्जरीज़ हो रही होती हैं, और काफ़ी हद तक नॉर्मल लाइफ अब उनकी हम लोग देख पाते हैं। अ, जैसा गवर्नमेंट नोटिफ़िकेशन था, हीमोफीलिया के लिए भी कुछ हद तक वैसा ही नोटिफ़िकेशन आया हुआ है, और फैक्टर के लेवल के हिसाब से और डिसेबिलिटी के हिसाब से उनको जो सर्टिफ़िकेशन है वो मिल सकता है। सो इसके साथ मैं कंक्लूड करूँगा कि हीमोफीलिया और जो थैलेसीमिया दोनों ही रोगों के जो बीमारियाँ हैं, इसमें हेमेटोलॉजी का, फिज़ियोथेरेपी का, सोशल वर्कर का, नर्सिंग कोऑर्डिनेटर्स का, एनजीओज़ का, सरकारी संस्थाओं का, सभी का काफ़ी हद तक मिल-जुल के काम करने से बेनिफिट मिलता है। शुक्रिया। अ, धन्यवाद डॉक्टर मुकुल सर आपका। आपने काफ़ी अच्छी तरीके से तीनों डिसऑर्डर्स का विवरण किया है, और मैं बिना विलंब करे कुछ जो प्रश्न हैं जो हमारे दर्शकों ने पूछे हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। तो पहली बात तो हमने अगर कोई भी एक यंग लड़की जिसको एनीमिया है, या यंग बच्चा जिसको एनीमिया के सिम्पटम्स हैं, तो कैसे उसको, मतलब पेरेंट्स को कैसे उसको रिकॉग्नाइज़ करें और कैसे उसको अप्रोच करें? यंग बच्चों में कॉमनली देखा जाता है कि एनीमिया जो है जो मैनिफेस्ट करता है, देखो, बच्चों में ना एनीमिया या सिम्पटम्स के चांसेस थोड़ा देर से रहते हैं। तो धीरे-धीरे जो उनकी खेलने की क्षमता जो होती है या भागने-दौड़ने की जो एक्टिविटी जो लेवल जो होता है वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। बच्चे थोड़ा सुस्त रहने लगते हैं, खेलते नहीं हैं, या अपने और जो पीयर्स के जो दोस्त वगैरह होते हैं उनके मुकाबले कम एक्टिव होते हैं। तो ऐसे में उनका जो ब्लड टेस्ट है वो चेक किया जाए। अ, अगर कुछ हद तक अगर हम लोग देखें तो जो उनकी हथेलियाँ जो हैं कुछ पीली पड़ने लगती हैं, या आँखों में जो है कुछ हद तक पता लगाया जा सकता है पेरेंट्स के द्वारा भी कि खून की कमी है कि नहीं। अगर थोड़ा भी डाउट रहता है तो ऐसे में आप किसी भी लेवल पे हेल्थ केयर सुविधा को अगर कॉन्टैक्ट करते हैं, तो बहुत ही कॉमन ब्लड टेस्ट है सीबीसी या वो किया जा सकता है, और उससे लोगों को अनीमिया के बारे में जो डेवलपमेंट जो है उसके बारे में हमें पता लग सकता है कि मरीज का हीमोग्लोबिन वगैरह कैसा है, और किस तरह के टेस्ट की आगे जरूरत है अनीमिया का कारण पता करने के लिए। तो सर किस लेवल तक हीमोग्लोबिन, मतलब हम एक कट ऑफ रखें जहाँ पे मतलब कि शक हो कि ये थैलेसीमिया की तरफ जा रहा है या सिंपल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो क्या लेवल आप रखते हैं, मतलब कि इसके नीचे है तो पेरेंट्स को भी थोड़ा-सा मतलब देखना पड़ेगा कि नहीं, अब थोड़ा-सा दिखाएँ, डॉक्टर को दिखाएँ। कभी-कभी होता है हम ओवर द काउंटर मेडिसिन खरीद के खा लेते होते हैं। तो क्या लेवल है, कट ऑफ क्या मानेंगे आप? क्या बताएँगे? ये बहुत ही अच्छे सवाल है डॉक्टर गौरव। इसका जवाब मैं ऐसे ही बोलूँगा, इसका कोई कट ऑफ इसका हम लोग नहीं रखते हैं। जो ब्लड का जो रिपोर्ट रहता है, उसको अगर आप कोई भी एक्सपर्ट को या पैथोलॉजिस्ट को आप दिखाते हैं, तो वो अपने हिसाब से आपको कुछ टेस्ट के लिए एडवाइस कर रहे होते हैं। तो उसके अलग-अलग, जैसे मैंने आपको बताया था कि आरबीसी के इंडाइसेस जो होते हैं, या आरबीसी के जो नंबर्स हैं, या फिर जो ब्लड का जो फ़िल्म जो बनाकर हम लोग जो पेरिफेरल स्मीयर जिसको हम लोग बोलते हैं,
वो जांच से हमें अनीमिया का टाइप का हमें काफी हद तक अंदाजा हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन अगर किसी भी रोगी का 10-11 ग्राम से कम है, तो उसमें हम लोग नॉर्मली एडवाइस कर 10-12 ग्राम से कम है हीमोग्लोबिन, तो हम लोग उसका कारण जानने के लिए अ, इन टेस्टों के हिसाब से, उसके हीमोग्लोबिन रिपोर्ट के हिसाब से, उसकी पेरिफेरल स्मीयर के हिसाब से हम लोग उनको टेस्ट एडवाइस करते हैं। कॉमन टेस्ट हैं, बहुत ही ऐसा नहीं कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड टेस्ट हो, जो जिनका डायग्नोसिस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या फिर थैलेसीमिया को डायग्नोस करने के लिए किया जा सकता है। तो बहुत ही रूटीनली अवेलेबल टेस्ट है जिनको सीबीसी और हीमोग्राम को रिपोर्ट देकर हम लोग एडवाइस कर सकते हैं। तो मिस स्वाति वर्मा ने क्वेश्चन जो पूछा है कि अगर फीमेल का हीमोग्लोबिन 9 के अराउंड है तो उसको कैसे, मतलब क्या लिया जाए? स्वाति 9 है तो जी, तो स्वाति, ये फीमेल्स में ना अनीमिया जो है बहुत ज्यादा कॉमन है। अ, हम लोगों ने ना, मतलब काफी टाइम से हम लोग जो स्टडीज जो देखते हैं और इवन न्यूज में भी रिपोर्ट्स में रहता है कि भारत में तो अनीमिया का प्रचलन लगभग 70-80% फीमेल रहता है। तो 9 हीमोग्लोबिन अनकॉमन नहीं है। इनफैक्ट आप अगर हम लोग को ओपीडी प्रैक्टिस देखेंगे तो डॉक्टर गौरव भी मानेंगे कि हमारे पास तो इससे काफी काफी कम लेवल के हीमोग्लोबिन के लेवल के मरीज आ रहे हैं। तो फीमेल में 9 हीमोग्लोबिन कम है, काफी कम है, एनीमिया तो है ही, बट हमें याद रखना चाहिए कि अनीमिया का जो सबसे कॉमन कारण जो है हमारी सोसाइटी में आज की डेट में भी न्यूट्रिशनल एनीमिया है, जिसमें आयरन की कमी होना है या शरीर में बी12 या फोलिक एसिड जो विटामिन या मिनरल है उनकी कमी होने के कारण अनीमिया सबसे कॉमन रहता है। आपकी जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सीबीसी और हीमोग्राम के आधार पर हम लोग हो सकता है हमें कुछ अगर डाउट रहता है तो उसमें हम लोग थैलेसीमिया वगैरह के हिसाब से टेस्टिंग करवाने के लिए एडवाइस कर सकते हैं। बट जो आज की डेट में भी, इंडिया में भी और इवन पूरी दुनिया में भी जो सबसे कॉमन जो कारण है ब्लड खून की कमी के, वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही है। और उसके लिए जो टेस्ट हैं, जो फेरिटिन वगैरह का लेवल है या आयरन की स्टडीज हैं, वो की जा सकती हैं और उसके हिसाब से डायग्नोसिस किया जा सकता है। साथ में उसका जो कारण जो है आयरन डेफिशिएंसी का, वो हमें साथ-साथ उसका भी निदान करना चाहिए। जी। मतलब कि सर कि जो सिम्पटम्स हैं पे हमें रिकॉग्नाइज़ बहुत जल्दी करना होंगे बच्चों में, फीमेल्स में जो हाई रिस्क ग्रुप हैं मेरे ख्याल से। और फिर उनको डॉक्टर्स की एक सलाह लेके एक सिंपल सा एक सीबीसी के टेस्ट से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वो जी, जी, जी। इम्पोर्टेंट है। सर दूसरा सवाल है कि जो स्टेट वाइज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है थैलेसीमिया का, वो उसका रीज़न क्या है? और ज्योग्राफिक मतलब वेरिएशन क्या जेनेटिक है या कुछ और रीज़न है? अ, कुछ हद तक ना, देखिए, ये थोड़ा-सा मतलब पेचीदगी वाला सवाल है। इसको मैं 2 तरीके से समझाना चाहूँगा। हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि जिन स्टेट्स में मलेरिया का प्रचलन ज़्यादा था, उन जगहों पर ये हीमोग्लोबिन के थोड़े-थोड़े जो विकार जो रहे, उनमें मलेरिया से बचने में मदद मिलती थी। तो इन एरिया में जो लोग जो सदियों से जो बसे चले आ रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा जो म्यूटेशंस हैं, चाहे वो थैलेसीमिया की हो या सिकल की हो, उनमें जो है वहाँ के लोगों में ज़्यादा रही हैं। तो ये थोड़ा-सा जो परसेंटेजेज़ है थैलेसीमिया और सिकल की म्यूटेशंस का, ये इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क आता है। बट आज की डेट में अगर आप देखो तो हम लोग बोलते हैं ना कि अब तो एक ही दुनिया है और मूवमेंट लोगों का इतना ज़्यादा है कि ये कहना कि मैं गुजरात से हूँ या छत्तीसगढ़ से हूँ या मैं पंजाब से हूँ, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो जो जब स्कूल ओपीडी में टाइम में मरीज़ आता है तो आप मेडिकल मरीज़ देखते स्कूल्स हो, में उनका स्टेट भूल जाते हो। जी, जी, मेडिकल स्कूल्स में जो टीचिंग थी कि थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया पंजाब बेल्ट में कॉमन है, वो अब थोड़ा-सा आई थिंक वो बिल्कुल नहीं, अब नहीं बिल्कुल होगा नहीं। मेरे ख्याल से। अब शायद से चेंजेस हैं, पेशेंट जहाँ से हमें देखना पड़ेगा सही से कि पेशेंट को क्या सिम्पटम है और क्या उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं। जी, बिल्कुल जी। जी, बिल्कुल। और मिक्सिंग पॉपुलेशन का इतना ज़्यादा है कि उसमें आपको अलग-अलग तरह के ना जो कंपाउंड स्टेट्स हैं वो देखने को मिल रहे होते हैं। जी, जी, जी। थैलेसीमिया का और जीन है, थैलेसीमिया के साथ सिकल का है, या जी। अलग-अलग जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिल रहे होते जी, हैं। जी। शामिनी जी ने एक सवाल पूछा है, सर एक अच्छी-सी दवाई बता दीजिए अनीमिया से दूर रहने के लिए। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है सिम्पटम तो एक आप डॉक्टर से मिलिए, फिज़िशियन से मिलिए और फिर वही दवाई बताएँ तो ज़्यादा बेटर होगा। खुद से दवाई लेने में ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है? बिल्कुल, सो इसमें ना हमें, मतलब जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि अनीमिया जो है अपने आप डायग्नोसिस नहीं है।
अनीमिया जो है एक मैनिफेस्टेशन है या आउटकम है बीमारी का। तो अगर हम आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी अगर डायग्नोसिस देते हैं, तो वो आयरन की कमी क्यों हो रही है उसका भी हमें साथ-साथ निदान करना रहेगा, वरना वो बार-बार होता रहेगा। ठीक है? तो इसलिए कोई भी एक दवाई नहीं है एनीमिया के लिए, एनीमिया के 50 कारण हैं। किस कारण से एनीमिया हो रहा है उस रोग को हमें साथ में देखना चाहिए। जी सर। सर हमने तीनों विकार की बात करी, तो जो लॉन्जेटिविटी की बात करी आपने, लाइफ स्पैन की बात करी, तो हीमोफीलिया का तो आपने अच्छे से बताया कि इसका लाइफ स्पैन अच्छा है, प्रिवेंटिव आप प्रोफाइलैक्सिस रखें तो लाइफ स्पैन ठीक है। बट व्हाट अबाउट थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमियाज, उनमें लाइफ स्पैन लॉन्जेटिविटी कैसा है? ये सवाल है देवेंद्र जी की तरफ से। देवेंद्र जी, ये बड़ा लाज़मी सवाल है। मैंने आपको ये ज़रूर बताया कि हीमोफीलिया के मरीजों की जो विकसित देश है, वहाँ पर लाइफ स्पैन काफ़ी अच्छा हुआ है। लेकिन आज भी जो इंडिया में अगर आप देखेंगे 50 प्लस या 60 प्लस कितने हीमोफीलिया के मरीज हैं, तो वो नंबर बहुत कम है। क्योंकि प्रोफिलैक्सिस जो है वो पूरा या ऑन डिमांड ट्रीटमेंट जो है एडुकेट मात्रा में या ठीक से नहीं मिल पाता है ज़्यादातर मरीजों को। और वो कहीं न कहीं बीच में कभी लाइफ थ्रेटनिंग या जो जानलेवा जो ब्लीडिंग है वो होती है और वो कभी-कभी दिक्कत कर जाती है। ठीक है? तो काफ़ी जो हीमोफीलिया के मरीज हैं वो तो नॉर्मल जो लाइफ स्पैन जो इंडिया में लगभग 65-70 के करीब है, उतने उस एज के काफ़ी कम हीमोफीलिया के मरीज आपको इस समय भी देखने को मिलेंगे। के विपरीत थैलेसीमिया का और सेल का हालत अभी सुधर रहा है। सुधर मैं इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि कुछ समय पहले ऐसा बोला था कि थैलेसीमिया के मरीज अगर 20s 30s तक जी रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। बट आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि जिन मरीजों को रेगुलर ब्लड चढ़ता है, अच्छे से किलेशन की दवाइयाँ मिलती हैं, वो धीरे-धीरे दशक बाय दशक उनका जो सर्वाइवल है या जो लॉन्गेटिविटी है, वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। सर एक और सवाल जो देवेंद्र जी ने पूछा था कि समस्या पता लगने पर कितने चांसेस हैं ठीक होने का? तो मेरे ख्याल से वो जो डिफरेंशिएशन है कि जेनेटिक बीमारी और एक्वायर्ड बिना बीमारी, अगर आप बता सकें डिफरेंसेस क्या हैं? जैसे कि दर्शकों को समझ में आ जाए कि जेनेटिक बीमारी ठीक नहीं होती, मतलब वो आप थोड़ा-सा उस पे हाइलाइट कर सकें। देखो जेनेटिक जो बीमारियां जो रहती है ना, ये जड़ से खत्म तो नहीं होती है। तो जैसे मैंने आपको ट्रांसप्लांट के बारे में भी बताया, तो एक ट्रांसप्लांट एक प्रक्रिया है जो जो थैलेसीमिया और सिकल सेल मरीजों का किया जाता है, जो एक पोटेंशियली क्यूरेटिव इलाज है। लगभग अगर हम लोग क्योर के हिसाब से अगर सोचें तो बाकी जो ज्यादातर जेनेटिक बीमारियां हैं वो जड़ से खत्म नहीं होती हैं। उनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हीमोफीलिया में हम लोग फैक्टर वगैरह देकर ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। थैलेसीमिया के मरीजों में हम लोग रेगुलर ब्लड चढ़ाकर या फिर किलेशन की दवाइयों के साथ हम लोग उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जड़ से ये खत्म बीमारियां नहीं होती हैं। इसके हाँ, तो विपरीत ये बहुत जैसे सही पॉइंट एक्वायर्ड है मतलब। बीमारी है, जी, जी। तो जैसे कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हुआ या कुछ ब्लड कैंसर्स वगैरह हुए, उनको हम लोग इलाज करके उनको हम लोग जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो जेनेटिक एक्वायर्ड बीमारियां जो रहती हैं उनका थोड़ा सा जो है ट्रीटमेंट में थोड़ा सा इस वजह से फर्क आ जाता है। जी, तो हमें समझना ज़रूरी है कि इन बीमारियों का कंटीन्यूअस प्रोसेस है और उनको जी। आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा, आपके फ़िज़िशियन को, आपके हेमेटोलॉजिस्ट को, आपके पीडियाट्रिशियन को, कि जिससे कि आपको कॉम्प्लिकेशंस ना हो, और प्रिवेंशन इज़ द बेसिक केयर फॉर दीज़ पेशेंट्स। जी तो सर। जैसे-जैसे इनमें रोगों का जैसे इन तीनों ही बीमारियों का जैसे-जैसे इलाज की जो संभावनाएँ हैं, जो बढ़ रही हैं या बेटर-बेटर इलाज आ रहे हैं, तो एक हेमेटोलॉजिस्ट तो इनकी केयर में पूरी लाइफ में इन्वॉल्व होता है। बट जो धीरे देखा जाता है कि पीडियाट्रिशियन के साथ-साथ जो जनरल मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, उनका भी इसमें रोल जो है अब धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। तो डॉक्टर गौरव जी, जी। से भी अब धीरे-धीरे जो थैलेसीमिया के, हीमोफीलिया के मरीज हैं, वो अब और ज़्यादा मात्रा में आने लगते हैं। हुँ, हुँ। अडल्ट पेशेंट्स अब ज़्यादा आने लगते हैं बिल्कुल, विद कॉम्प्लिकेशंस डेफिनिटली। बिल्कुल। जो एंडोक्राइनल प्रॉब्लम है, सेकेंडरी जो हेमेटोक्रोमेटोसिस जैसे है, जैसे आयरन डिपोज़िशन की जी, वजह जी। से डायबिटीज़ होना, थायरॉइड प्रॉब्लम होना, ये काफ़ी कॉमन हो गई हैं डेफिनिटली। काफ़ी कॉमनली मिल रहे सर, होते हैं। जी, जी। सर नेक्स्ट सवाल है नितिन जी का, सिकल सेल रोग के कारण कौन-सी चिकित्सा समस्याएँ होती हैं? आपने हाइलाइट किया था, थोड़ा शॉर्ट में और बता दीजिए एक बार। सिकल तो सेल। सिकल सेल जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि सिकल जो है जो सेल्स जो होते हैं ना, ये अ, शरीर में ना गुच्छा बनाकर ये ब्लड सर्कुलेशन को इफ़ेक्ट करने लगते हैं। तो अलग
जो रक्त की जो खून की नलियाँ जो रहती है वहाँ पर वो इकट्ठे हो सकते हैं और किसी भी ऑर्गन को बॉडी के वो डैमेज कर सकते हैं। मतलब वो चाहे अगर वो ब्लॉक अगर करते हैं तो कभी-कभी तिल्ली में ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, लिवर में ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, अलग-अलग जो खून की नलियाँ जो हड्डियों में जा रही होती है जिसको हम लोग पेनफुल क्राइसिस बोलते हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, चेस्ट में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, लंग में डैमेज कर रहे होते हैं, दिमाग की नलियों को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, आँखों में चेंजेस ला रहे होते हैं, किडनीज़ में डैमेज कर रहे होते हैं। तो सिकल सेल जो है ना इस मामले में शरीर के लगभग-लगभग किसी भी अंग को डैमेज कर सकती है। इनफैक्ट मेरे टीचर तो ये कहते हैं कि अ, कुछ ऐसी भी जगह हैं देश में जहाँ पर बोला जाता है कि ये मरीज किसी भी संबंधित या किसी भी सिम्पटम के साथ आ रहा हो, एक बार ये उसको सिकलिंग क्राइसिस के हिसाब से इवैल्यूएट कर लीजिए। तो हुँ, हुँ। कॉमन या उस तरह का इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरीके से रह सकता है मरीज का कि शरीर का कोई भी अंग जो है इन्वॉल्व हो सकता है सिकल सेल में। जो कॉमनली हम लोग जो देखते हैं वो या तो जो इंडिया में पेनफुल क्राइसिस कॉमनली मिल रहा होता है या फिर अनीमिया या जो स्टोन्स वगैरह हैं या पथरी वगैरह हुँ, ये कॉमनली हम लोगों को देखने को जी, मिलता है। जी सर, जी सर। सर दूसरा जो इम्पोर्टेंट है जो ये जेनेटिक डिजीज़ का कि जैसे थैलेसीमिया कैरियर को कैसे पहचाना जाए? कौन-सी इन्वेस्टिगेशन है? एक बार आप और बता दीजिए। और जो प्री मैरिज अगर किसी को इन्वेस्टिगेट करना है तो कैसे करें? तो ये क्वेश्चन था डॉक्टर सविता सिंह का। तो सविता जी बहुत ही ना बहुत ज़रूरी सवाल है ये वाला। तो थैलेसीमिया कैरियर का भी जो डायग्नोसिस जो है वो क्लूज़ जो है हमें उसकी सीबीसी या हीमोग्राम की जाँच से ही मिलने लगते हैं। तो जो थैलेसीमिया के जो कैरियर होते हैं, उनमें देखा जाता है कि थोड़ा हीमोग्लोबिन कम होता है, बट जो लाल सेल जो होते हैं आरबीसी का जो नंबर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो नॉर्मल ज़्यादा भी कई बार ही रहता है। आप कोई भी आप डॉक्टर को मिलेंगे तो वो आपको इस चीज़ के लिए जो डायग्नोसिस के लिए जो थैलेसीमिया डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट हैं, चाहे वो कोरेसिस हो या एचपीएलसी हो, वो आपको एडवाइस करेंगे और इन्हीं दोनों टेस्टों से इन्हीं में से कोई भी टेस्ट से थैलेसीमिया कैरियर की जाँच भी आराम से की जा सकती है। तो जो हीमोग्लोबिन पहले है मरीजों का लगभग 8 से 12 ग्राम के करीब रहता है थैलेसीमिया कैरियर स्टेट में। आरबीसी नंबर जो है वो थोड़ा-सा बढ़ा हुआ रहता है और जो एचपीएलसी की जो जाँच है उसमें हीमोग्लोबिन ए2 नाम से एक हीमोग्लोबिन वेरिएंट रहता है, वो थोड़ा-सा बढ़ा हुआ रहता है। तो ये कॉमन टेस्ट है या जो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट है इससे हम लोग थैलेसीमिया कैरियर का काफ़ी आराम से डायग्नोसिस हम लोग कर सकते हैं। दूसरा आपने पूछा कि थैलेसीमिया कैरियर्स की मैरिजेस को बैन किया जा सकता है तो इसके लिए तो नहीं होगा बोलने के लिए। तो जो आराम से जो किया जा सकता है वो ये है कि जो हमें अगर मुझे पता है कि मैं थैलेसीमिया कैरियर हूँ तो मैं ऐसा नहीं है कि मेरी शादी ना हो बट जो मेरा स्पाउस जो है या जो अगर मैं मेल हूँ तो मेरी वाइफ जो है या वाइफ फीमेल है तो उसका जो हस्बैंड जो है उनका भी ये थैलेसीमिया कैरियर का जांच किया जाए और अगर वो अगर नॉर्मल है या उनमें कैरियर स्टेट नहीं है किसी भी तरीके का तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि शादी नहीं किए कर सकते वो लोग आपस में या फिर उनको बच्चों में कोई दिक्कत आएगी ठीक है तो मेरा थैलेसीमिया ये भी प्रश्न था कि मतलब मैं ये नहीं कहना चाहती कि जो भी कैरियर है उनकी कभी मैरिज ना हो बट जो दोनों कैरियर हैं क्या अगर पता चल जाए तो ऐसा कुछ रूल होना चाहिए क्या कुछ रूल रेगुलेशन ऐसे बनाए जा सकते हैं कि उनकी मैरिजेस को अवॉइड किया जाए? अ, देखिए इसमें ज्यादा जो जरूरत है वो जागरूकता की है दोनों अगर आपको अगर हम लोग जेनेटिक्स के हिसाब से देखें तो दोनों ही अगर थैलेसीमिया कैरियर हैं तो भी ऐसा कोई 100% जरूरी नहीं है कि जो बच्चे जो होंगे वो सब लोग थैलेसीमिया मेजर होंगे ठीक है जैसा मैंने आपको ट्रांसप्लांट के समय भी बताया था तो जो एक्चुअली जो मैचिंग जो रहता है सिबलिंग से सबसे अच्छा ट्रांसप्लांट होता है इसका मतलब यही है कि जो चांसेस जो दोनों थैलेसीमिया कैरियर के साथ जो है उसमें थैलेसीमिया मेजर बच्चा होने के चांसेस लगभग 25-30% ही है ठीक है तो हुँ, ऐसा नहीं है कि सारे ही बच्चे जो है थैलेसीमिया मेजर होंगे जरूरी ये है कि अगर आपको पता चलता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही थैलेसीमिया कैरियर हैं तो आप डॉक्टर को संपर्क करें प्रेगनेंसी से पहले आपका म्यूटेशन का जांच हुआ हुआ हो और जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें आप प्रीनेटल डायग्नोसिस आप लोग कराने के लिए तैयार रहें जी ताकि सर। पता लगे कि बच्चे इफेक्टेड है कि नहीं है
तो प्रेगनेंसी के पहले भी आप जेनेटिक काउंसलिंग करा सकते हैं, और आप प्रेगनेंसी के बाद भी आप एक जेनेटिक काउंसलिंग करा सकते हैं। एम्स बिल्कुल, में बिल्कुल। हमारे पास एक अलग से डिपार्टमेंट ही है जिसका जेनेटिक डिपार्टमेंट है, अंडर पीडियाट्रिक्स। तो वो सब जांचें करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, जागरूकता वाली बात है। ऐसा नहीं है कि, बिल्कुल। क्योंकि इंडिया के अंदर इतना अच्छा स्क्रीनिंग नहीं है अभी कि आपको पता लग जाए कि दोनों ही मतलब कैरियर्स हैं और हम उनको अवॉइड करें कि शादी नहीं कर सकते। तो ये बात तो थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। और दूसरा सवाल ये है कि जिन्हें थायरॉइड होता है, क्या वे थैलेसीमिया पेशेंट्स को रक्त दे सकते हैं? अ, पूजा शर्मा ऐसा जी ने कुछ पूछा। गाइडलाइन तो ऐसा नहीं है कि थायराइड के मरीजों को रक्त देना मना रहता है। अब मेरे ख्याल से ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि थायराइड के या हाइपोथायराइड या कम या ज़्यादा वाले मरीज जो लोग हैं वो रक्तदान नहीं कर सकते हैं, हुँ, हुँ। रक्तदान कर सकते हैं। हुँ, हुँ। दूसरा क्वेश्चन जो लक्ष्मा महाजन जी ने पूछा है कि फैमिली मैरेजेस इनहेरिटेड डिजीज़ेज़ को प्रमोट करते हैं क्या? तो यस सर, आप बता सकते हैं। गौरव इसका जवाब आप दीजिए। नहीं, ये एक थोड़ा-सा कमेंट करना अभी सही नहीं है, बट डेफ़िनेटली अगर आप शादी फैमिलीज़ के बीच में होती है, तो डेफ़िनेटली जो रिसेसिव जीन्स होते हैं, वो कंबाइन होके फिर डिज़ीज़ेज़ प्रमोट कर सकते हैं। तो वो थोड़ा-सा एक फैमिली काउंसलिंग, और वो जैसे कि है जेनेटिक, अगर कोई फ़ैमिलियल बीमारी चल रही है आपके फैमिली में, तो डेफ़िनेटली आप डॉक्टर की सलाह लीजिए कि आपकी फैमिली में ये बीमारी है, अब आप मतलब टेस्ट करना चाहते हैं बच्चों को या नहीं करना चाहते। तो आई बिल्कुल। थिंक उसका जवाब यही सही होगा। और थोड़े से क्वेश्चंस और हैं कि विटामिन डी का लेवल का कोई विटामिन डी लेवल का इफेक्ट ऑन ब्लीडिंग इन बोन्स का क्या इफेक्ट है, क्या कोरिलेशन है इन हीमोफिलिक पेशेंट्स? विटामिन डी लेवल अगर कम देखिए, है तो। विटामिन डी जो है ना, की कमी जो है बड़ी कॉमन है हमारे देश में। तो कुछ साल पहले जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते थे, तो गौरव भी मानेंगे ये बात कि सभी लोगों को विटामिन डी की कमी से देख लिया जाता था। बट अभी धीरे-धीरे ये देखा गया है कि विटामिन डी का काम तो है, बट कोई भी रोग में जो पैथोजेनेसिस जो है या रोग को बढ़ाने का जो है वैसा काम ज़्यादा नहीं है। तो सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। एक नॉर्मल विटामिन डी बोन ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, बोन की स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है। बट विटामिन डी की कमी से ब्लीडिंग ज़्यादा हो, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोध नहीं है, नहीं, ठीक है। जी डेफिनिटिव सर। शोध नहीं है। जी सर। तृप्ति सक्सेना जी ने पूछा है कि कॉम्प्लिकेशन, जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हीमोफीलिया की, वो क्या होती हैं? तो मेजर कॉम्प्लिकेशन जैसे, और एक और सवाल है कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली सिम्पटम्स क्या होते हैं? कि जैसे कि पता लग जाए कि ये हीमोफीलिया के लिए जाँच अब करानी चाहिए। मेरे ख्याल से इसकी जागरूकता बहुत कम होगी कि हीमोफीलिया की कोई आगे रह के जाँच कराए कि मुझे ब्लीडिंग एपिस्टेसिस हो रहा है। बहुत लोग आते हैं नेज़ल ब्लीड के साथ, कितने लोग ही हीमोफीलिया की जाँच कराते हैं? तो इसका। तो देखिए, जो खराब जो साइंस है या जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस है हीमोफीलिया की सारी जो कॉम्प्लिकेशन वो ब्लीडिंग रिलेटेड है। जैसा मैंने आपको बताया कि दिमाग के अंदर ब्लीड होना, छाती के अंदर ब्लीड होना, पेट या आंतों में ब्लीडिंग होना, या फिर गले के अंदर ब्लीड होना जहाँ पे हमारे एक्सपेंशन का स्कोप कम है। ऐसी जगह पे ब्लीड होना जो है जानलेवा रहता है, और ये ही हीमोफीलिया की मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं। जहाँ तक सस्पिशन की बात है, हीमोफीलिया कॉमनली जो प्रेज़ेंट करता है, वो प्रेज़ेंट करता है कि देखो, ब्लीडिंग तो सबको होती है, घर में हम लोगों को सबको चोट लगी होती है कभी न कभी। अगर वो ब्लीडिंग समय से आपको लगता है कि ज़्यादा समय में रुक रही है या फिर बार-बार ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो वो एक क्लू रहता है कि आपको हीमोफीलिया या और कोई ऐसी जेनेटिक बीमारियों की जाँच करानी चाहिए। हीमोफीलिया के जी। मरीज में लंबे अगर हल्का चोट रहा या दाँत निकलने के बाद जो है छोटे बच्चे में लंबे समय के लिए ब्लीडिंग हुआ, या फिर जैसे टीकाकरण आपने कराया हो मरीज का और उस वहाँ पे बड़ी-सी नीली-सी गाँठ बन जाए। तो हुँ, ये क्लूज़ रहते हैं जो हमें पॉइंट करते हैं कि हाँ, इसके अंदर ब्लड के जो क्लॉटिंग वाले जो प्रोटीन्स हैं उसके संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। हो सकता ऐसे में है। जी। कोई डाउट रहता है, आप डॉक्टर को संपर्क करिए, आपके पीडियाट्रिशियन को संपर्क करिए, और जो रूटीन टेस्ट हैं उनको देखकर इसका जो डायग्नोसिस है वो किया जा सकता है। जी सर, जी। सर, एक और क्वेश्चन है अंजलि जी का कि तीनों जो विकार हैं, उसमें जो डाइट है, वो आप क्या एडवाइस करते हैं आपके पेशेंट्स को? जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स को क्या डाइट एडवाइस करते हैं?
क्योंकि अगर ये हम स्वाभाविक है, सब लोग सोचते हैं एनीमिया है तो आयरन की चीजें ज्यादा खाई जाएं, हरे पत्ते सब्जी ज्यादा खाई जाएं। तो आप तीनों डिसऑर्डर्स में कुछ डाइट प्लान अलग अलग एडवाइस करते हैं या सेम रहता है? डाइट प्लान हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा इसमें चेंज या वेरिएबल होता नहीं है, तीनों ही बीमारियों में। हम लोग मरीज़ को हेल्दी पौष्टिक खाना खाने के हिसाब से ही बताते हैं। तो जी, जी। मिथ्या एक रहती है कि आयरन वाली चीज़ों को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए या ऐसा कुछ नहीं है। जी सर। आपको आयरन डेफिशिएंसी है तो आप वो चीज़ें खाएँ, ज़्यादा खाएँ, टेस्ट करा के आयरन का जो सप्लीमेंटेशन है वो लें। लेकिन अगर थैलेसीमिया के मरीज़ को देखें, जिसको हर 3-4 हफ्ते में ब्लड चढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी खासी मात्रा में उसको आयरन जो है ब्लड के साथ शरीर में जा रहा होता है। इसके विपरीत डाइट से जो आयरन है वो बहुत ही कम रह जाता है। तो डाइटरी आयरन का बहुत ज़्यादा रोल इसमें नहीं देखा जाता है, स्पेशली थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया में। तो हम लोग कोई ऐसा स्पेशल डाइट मरीजों को एडवाइस नहीं करते हैं, ना ही हीमोफीलिया के मरीजों को कोई ऐसा स्पेशल डाइट एडवाइस करते हैं। कुछ जो सप्लीमेंट्स वगैरह हैं, वो रेगुलरली मरीज को हम लोग देते हैं, जैसे फॉलिक एसिड वगैरह हुआ या कुछ हद तक कैल्शियम का जो सप्लीमेंटेशन हुआ, ये मरीजों को हम लोग रेगुलरली दे रहे होते हैं थैलेसीमिया और सिकल के। तो मेरे ख्याल से सर ने सारे एस्पेक्ट्स तीनों डिजीजेस के अच्छी तरीके से कवर करे हैं, और मेरी तरफ से सर को बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा सेशन कंडक्ट कराया है। और अब संदीप जी, आपको ओवर, आप प्लीज। जी, शुक्रिया गौरव, बहुत सारे सवाल। धन्यवाद सर, धन्यवाद डॉक्टर मुकुल सर, डॉक्टर गौरव सर। आपने विस्तार से इतने अच्छे से इस विषय में हम सबको जानकारी दी है कि वो भी कम समय में। हम सब बहुत ग्रेटफुल हैं सर आपके लिए। आपने टाइम निकाला इतने, हमें पता है, मैं खुद एम्स से हूँ, पता है आप लोगों का कितना बिजी शेड्यूल रहता है। तो सक्षम की ओर से सर मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। थैंक यू गौरव, थैंक यू संदीप, थैंक मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जी, अच्छा धन्यवाद। लगता है पेशेंट के साथ ऐसे ना इनफॉर्मल इंटरेक्शंस काफी अच्छे लगते हैं। जी जी, ये तो सर आपकी ग्रेटनेस है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you so डॉक्टर। much, sir. थैंक यू। खत्म कर दें? कितना चल गया? थैंक यू नोट के लिए तो बोलो, थैंक यू नोट के लिए अरे तो बोलो। ओहो। अब मैं अब मिस्टर अभिषेक जी से बोलता हूँ। सर लगता है डॉक्टर गौरव भी चले गए। अभिषेक जी। जी भाई साहब, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी भाई साहब, आ रही है। सभी को सादर प्रणाम। इस कार्यक्रम में जुड़े सभी बंधु और भगिनी को सादर नमस्कार। मैं उन सभी बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, बंधु भगिनियों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी माध्यमों से हमसे जुड़े। आवाज आ रही है भाई साहब? जी आ रही है भाई साहब। मैं अपने सभी उन्हीं बंधु भगिनियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो इस कार्यक्रम से जुड़े और जिन्होंने अपरोक्ष रूप से इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रथम मुख्य वक्ता डॉक्टर मुकुल अग्रवाल जी का, जो कि रक्त विशेषज्ञ भी हैं, जिन्होंने MBBS, MD, PDCC और DM आदि विविध विषयों में डिग्रियां हासिल की हुई है और साथ ही साथ वो क्लिनिकल हेमेटोलॉजी के विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर मुकुल अग्रवाल जी इसके साथ साथ एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, एम्स नई दिल्ली में। मैं डॉक्टर मुकुल अग्रवाल जी का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने आज हमें रक्त संबंधी दिव्यांगता के प्रकार, समस्या एवं समाधान पर काफी कुछ विशद रूप से समझाया और कई ऐसी भ्रांतियां थी जिनको आज उन्होंने दूर करने का कार्य भी किया। जैसे उन्होंने हमें हीमोग्लोबिन की संरचना के बारे में बताया, साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि एनीमिया कोई बीमारी नहीं बल्कि एक तरीके से बीमारी का प्रकटीकरण होती है।
उन्होंने यह भी बताया कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग निदान की आवश्यकता होती है, और इस क्रम में आगे जोड़ते हुए उन्होंने यह भी बताया कि सप्लीमेंट के साथ इलाज करने से काफी मदद मिलती है। डॉक्टर मुकुल अग्रवाल ने यह भी बताया कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए सिबलिंग डोनर सबसे बेहतर होते हैं। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए सिबलिंग डोनर सबसे बेहतर होते हैं। डॉक्टर मुकुल अग्रवाल जी के इस विशेषज्ञता से सारे भ्रांतियों को दूर करने में हमें काफी मदद मिली। इसके साथ साथ मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं हमारे मॉडरेटर डॉक्टर गौरव गुप्ता जी का। गौरव गुप्ता जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में, एम्स नई दिल्ली में। इन दो मुख्य वक्ताओं के अलावा मैं विशेष आपने सक्षम के दिल्ली तथा केंद्र पदाधिकारी जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई और जो हमेशा से हमारी प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, उनका भी विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं त्रिभुवन सिंह रावत जी जो हमारे दिल्ली प्रांत के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ मैं चंद्र जी भाई साहब का जो हमारे प्रांत संगठन मंत्री हैं, उनका भी विशेष आभार और दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी जो दिल्ली प्रांत सचिव हैं सक्षम के, उनका विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ साथ मैं सक्षम दिल्ली प्रांत के सह सचिव डॉक्टर अमित जी और सह महिला प्रमुख डॉक्टर रेखा रावत जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कार्यक्रम करने में कई ऐसे लोग हैं, कार्यक्रम को सफल बनाने में कई ऐसे हमारे बंधु भगिनियों का सहयोग रहा है, शायद जिनका नाम मैं शायद नहीं ले पाया हूंगा। उसके लिए मैं, अगर मुझसे किसी का नाम छूट गया है तो मैं उसके लिए मतलब उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा। मैं आशा करता हूं कि अगले महीने जब फिर से कोई महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने आएगा तो उस महत्वपूर्ण विषय पर हम आने वाले समय में विविध विशेषज्ञों से उन मुद्दे से जुड़ी हुई भ्रांतियों का निवारण करने में सफल होंगे। मैं इस कार्यक्रम में एक ऐसे व्यक्ति का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं जिनका समर्पण इस संगठन के प्रति अतुलनीय और अप्रतिम है। उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे सक्षम दिल्ली प्रांत के कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जी जो दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनकी माताजी का आज निधन हो गया। उसके बावजूद बातों में उन्होंने यह प्रकट किया कि कार्य से बड़ा कुछ भी नहीं होता, और उन्होंने अपनी पूरी जहां तक संभव हो पाया उनसे उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपनी सहभागिता और सहयोगपूर्ण रवैया हमारे साथ लगातार जारी रखा। उनकी माताजी को हमारे सक्षम दिल्ली प्रांत परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। मैं साथ ही साथ अपनी सक्षम दिल्ली प्रांत के तकनीकी टीम का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिनकी अतुलनीय मेहनत से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और सभी के अप्रतिम सहयोग के माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमने एक महत्वपूर्ण सोपान को पार किया है। धन्यवाद। और इसके लिए सभाओं में कर देते हैं कि आप तीनों को इकट्ठा अपने आपको सीएसपीएस का डेटा देखना। कार्यक्रम के अंत में हम कल्याण मंत्र करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। सभी को नमस्कार। आवाज मिल जाएगी।